Hello everyone, this is Princess Sharma from Bright Star. Okay, so in our previous video we have learned till here hydroelectric energy from the PPT and from the book. Now today we are going to learn light energy यानी कि प्रकाश ऊर्जा. We are able to see things because of light energy. ठीक है, क्योंकि हम चीज़ें देख पाते हैं बिकॉज जब किसी चीज़ पर प्रकाश पड़ेगा तभी तो वो विजिबल होगी, तभी हम उसको देख पाएंगे. अंधेरे में हम कोई वस्तु कोई भी चीज़ देख नहीं सकते. तो हम अगर किसी वस्तु को देख पाते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के कारण देख पाते हैं. Sun gives us light energy, but beside of sun, we use candles, tube light, bulbs, etc. to see things. हमें सूर्य जो है प्रकाश की ऊर्जा देता है, लेकिन सूर्य के अलावा भी हम मोमबत्ती, ट्यूबलाइट और बल्ब के ज़रिए चीज़ों को देख पाते हैं. उनके प्रकाश से वस्तुओं को देख पाते हैं. दिन में तो सूर्य का प्रकाश रहता है तो हमें इतनी लाइट की आवश्यकता होती नहीं, कमरों में होती है. घर के अंदर प्रकाश नहीं आ पाता तो हम लाइट, ट्यूबलाइट, कैंडल इन सब का इस्तेमाल करके चीज़ों को देखते हैं. तो इन सब में जो एनर्जी यूज़ होती है वो है लाइट एनर्जी, चाहे वो सन से मिले, चाहे वो फिर मैन मेड थिंग्स जैसे कि ये ट्यूबलाइट्स, बल्ब और कैंडल्स हैं, इनसे मिले. तो होती सब में प्रकाश ऊर्जा ही है. नाउ हीट एनर्जी यानी कि ऊष्मा, गर्माहट जिसको कहते हैं हीट को, तो ऊष्मीय ऊर्जा. हीट इज also a form of energy which we get from the sun and also burning of fuels like coal, kerosene and petrol. हीट जो है वो भी एक ऊर्जा का प्रकार है, टाइप ऑफ एनर्जी है, विच कैन गेट फ्रॉम द सन, जो कि हम सन से ले सकते हैं. एंड ऑल्सो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, कोयला, केरोसिन मतलब जो मिट्टी का तेल होता है, और पेट्रोल होता है, इनको भी हम जलाकर हीट ले सकते हैं, हीट को निकाल सकते हैं. वी यूज़ हीट एनर्जी टू वार्म आवर होम्स एंड कुक फूड एंड फॉर अदर पर्पसेस. तो हम ऊष्मा का इस्तेमाल किस में करते हैं? हम ऊष्मा का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों को गर्म रखने में, खाने को गर्म करने में, और खाना बनाने में, और जो है दूसरे कामों में. जैसे कि इस समय बाहर बारिश हुई है, बहुत ठंड है, तो इस समय रूम पर, मेरे रूम में एक हीटर ऑन है जो कि हीट दे रहा है, जिससे मुझे गर्मी मिल रही है और मैं आराम से आपको वीडियो के ज़रिए पढ़ा पा रही हूँ, है ना. तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ हीट एनर्जी जो कि हीटर से मुझे मिल रही है. अच्छा, अब जब हीट एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो इसको और अच्छे से डिटेल पे पढ़ने के लिए हम चलते हैं पीपीटी पे. ये हम पहुंच गए, नहीं पहुंचे क्या? हाँ, ये हम पीपीटी पे आ गए. ठीक है, अब हम पहले पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, जिनका पुनर्निर्माण हो सकता है या नवीनीकरण हो सकता है, ऐसी एनर्जीज होती हैं तो रिन्यूएबल हैं. अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी क्या है? देखिए, जिसको हम कहेंगे जियोथर्मल, दैट मीन्स भूतापीय. ठीक है, एक प्रकार से जो हमारी धरती है उसमें जो उसका जो टेम्परेचर होता है, तो धरती में भी अपना एक एनर्जी है, धरती भी एक स्रोत है, उसकी सतह पे टेम्परेचर होता है, उससे भी जो हीट होती है, जो एनर्जी निकलती है, वो होती है जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी में क्या है? जियोथर्मल एनर्जी इज हीट derived within the substance of the earth. जियोथर्मल यानी कि भूतापी ऊर्जा जो है पृथ्वी की जो ऊपरी सरफेस है, सतह है, उससे सरफेस और भीतर प्राप्त होने वाली ऊष्मा है, हीट है.
मतलब जो उसकी सरफेस है और उसके अंदर से निकलने वाली जो हीट है वो है जियोथर्मल एनर्जी। वाटर एंड और स्टीम कैरी द जियोथर्मल एनर्जी टू द अर्थ सरफेस। जो पानी है और जो स्टीम है यानी कि भाप है वो जियोथर्मल एनर्जी को अर्थ की सतह पर लेकर आते हैं। ठीक है, दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग और बी हार्नेस्ड टू जनरेट क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। अब इस एनर्जी का इस्तेमाल हम हीटिंग में यानी गर्म करने में और विद्युत यानी कि बिजली बनाने में, एक साफ सुथरी इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में उपयोग कर सकते हैं, जो कि है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल रिसोर्सेज आर reservoirs of hot water that exist at varying temperatures and depth below the earth's surface। जियोथर्मल रिसोर्स जो मतलब भूतापी ऊर्जा के जो संसाधन है, रिसोर्स को हम हिंदी में संसाधन कहते हैं, वो गर्म पानी के रिजर्वर्स हैं। ठीक है, वो एक्चुअली क्या है, वो है जो जो ये भूतापी संसाधन है वो गर्म पानी के रिजर्वर्स, मतलब हिंदी में उसको कहेंगे जलाशय। जलाशय जो पृथ्वी की सतह से के नीचे अलग अलग टेम्परेचर पर, गहराई पर मौजूद होते हैं। तो डीप वेल्स कैन बी ड्रिल्ड इनटू द अंडरग्राउंड रिजर्वर्स टू टैप स्टीम एंड वेरी हॉट वाटर that can be brought to the surface for use in a variety of applications। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, भाप और बहुत ही गर्म पानी को, भाप क्या कर सकते हैं, भाप और गर्म पानी को, स्टीम और जो हॉट वाटर है उसको, उसके क्या करने के लिए, उस पानी को टैप करने के लिए गहरे कुओं को भूमिगत जलाशय, मतलब जो जमीन में जो रिजर्वर्स हैं उनमें हम ड्रिल कर सकते हैं। जिसे बिजली उत्पादन जो है वो, उसका हम इस्तेमाल क्या करेंगे, कुओं का, उसमें जो पानी है उसमें हॉट वाटर का क्या इस्तेमाल करेंगे, उसको कई एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टू टैप स्टीम वेरी हॉट वाटर कैन बी ब्रॉट टू द सरफेस, उसको हम सरफेस पर ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं, किस इस्तेमाल के लिए, बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि बिजली बनाने में और डायरेक्ट डायरेक्ट जो है सीधा इस्तेमाल करने में और फिर हीटिंग करने में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये कहने का मतलब है इसमें कि जो जियोथर्मल संसाधन है वो है हॉट वाटर के जलाशय, जो कि अलग अलग टेम्परेचर पे धरती के अंदर पाए जाते हैं। अब उस जो धरती के अंडरग्राउंड वाटर है उसमें काफ़ी टेम्परेचर है, उसमें जो हीट है उसका अगर हमको इस्तेमाल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, उनमें उन जलाशयों में कुएं खोद दिए जाएं, तो कुएं के द्वारा उस पानी को हम ऊपर सतह पर ला सकते हैं और सतह पर ला करके हम उसका अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि विद्युत बनाने में, या फिर उसका सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और काम में, या फिर गर्म करने में, जो भी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जियोथर्मल एनर्जी है, जियोथर्मल जो वर्ड है वो एक ग्रीन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसको जियो से मतलब होता है अर्थ और थर्म से मतलब होता है हीट। तो जियो थर्मल मिलके ये शब्द जो बना है। अब the difference between the temperature in the earth's core and the surface derives a continuous conduction of thermal energy from the center to the exterior of the planet। क्या होता है, जो हमारी धरती का क्रस्ट है, कोर है, उसका टेम्परेचर और जो धरती की सतह का टेम्परेचर है, पृथ्वी की कोर और सतह का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, वो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो सेंटर से और जो हमारा पूरा प्लैनेट है उसके बाहरी हिस्से तक, ठीक है, मतलब जो उस सतह की बात नहीं हो रही है जो हम अर्थ के ऊपर देखते हैं जहाँ पर हम चलते हैं। पृथ्वी को अगर खोदा जाए तो उसका जो एक सेंटर होता है, जिसको हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, जो अर्थ क्रस्ट होता है, उस सेंटर की बात हो रही है। उस सेंटर का जो टेम्परेचर है वहाँ से और जो सतह का टेम्परेचर है, उनका जो डिफरेंस है वो
उस सेंटर से लेकर के अर्थ के बाहरी हिस्से तक जो ये आपकी जो ये थर्मल एनर्जी है, तापीय ऊर्जा है, उसका एक कंटिन्यूअस कंडक्शन चलता रहता है। ठीक है, कंटिन्यूअस कंडक्शन होता रहता है अर्थ में। तो हाई टेम्परेचर्स ऑफ ओवर 4000 डिग्री कॉज सम ऑफ द रॉक इन द सेंटर ऑफ द अर्थ टू मेल्ट। क्या होता है कि जो कोर है उसमें जो टेम्परेचर कितना हो जाता है, कभी कभी 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है। तो जब ये टेम्परेचर बढ़ जाता है, एकदम हीट बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, बहुत गर्म होगा, तो क्या होगा, वहाँ के आसपास की चीज़ें पिघलना शुरू हो जाती हैं। तो जो वहाँ पे अब सेंटर में क्या है, रॉक है, चट्टाने हैं, तो वो पिघलना शुरू हो जाती हैं, मेल्ट होने लगती हैं। रॉक इन द सेंटर ऑफ द अर्थ टू मेल्ट एंड फॉर्म हॉट मॉल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा। उससे क्या होता है, पिघली हुई चट्टान बनती है, पिघलने के बाद में जो मोटी परत बनती है उसको हम कहते हैं मैग्मा। द रॉक एंड वाटर इन द अर्थ's crust कैन रीच हीट्स ऑफ अराउंड 370 डिग्री सेल्सियस। जो पत्थर हैं और जो पानी है, वो अर्थ की जो क्रस्ट पे जो पत्थर और जो पानी है, वो कभी कभी कितना डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है, 370 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो thermal energy contained in the rocks and floods can be found from shallow depth right down to the several miles below the earth's surface। होता क्या है कि पृथ्वी की जो पपड़ी में जो चट्टान और पानी है, वो लगभग 3000 सॉरी जो 370 डिग्री तक हो जाता है। फिर चट्टानों में और जो थर्मल एनर्जी है वो कहाँ होती है, रॉक्स एंड फ्लड्स कैन बी फाउंड। तो thermal energy contained in the rocks and floods can be found from shallow depth right down to the several miles below the earth's surface। चट्टान और जो लिक्विड सबस्टेंसेस हैं या रॉक्स हैं, पदार्थ हैं, उसमें जो थर्मल एनर्जी है, जो तापीय ऊर्जा है, वो पृथ्वी की सतह से कई मील नीचे, पृथ्वी की सतह जो है, सरफेस, उससे कई मील नीचे उथले गहराई में पाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर कहने का ये अर्थ है इसको बनाने का कि टेम्परेचर जो है एक थर्मल एनर्जी की तरह होता है अर्थ का। अर्थ में भी एक जियोथर्मल एनर्जी पाई जाती है जो कि उसके कोर में होता है और उसके सरफेस में होता है। तो हम उसका इस्तेमाल, मतलब वो एनर्जी कैसे बनती है, कैसे आती है और वो कहाँ पर पाई जाती है, वो इसमें समझाया गया है। और हम जो पानी में जो अंदर थर्मल एनर्जी है, अंडरग्राउंड वाटर में जो अर्थ में जो एनर्जी, उसको हम किस तरह से उसका इस्तेमाल जियोथर्मल एनर्जी के रूप में कर सकते हैं अपने डेली के कामों में। तो ये पीपीटी का मतलब कुल मिला के ये अर्थ था। ठीक है, अब हम थोड़ा बुक पर आते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा साउंड एनर्जी। ओके, साउंड एनर्जी, अब ध्वनि ऊर्जा जिसको कहेंगे, इसके पहले ऊष्मी ऊर्जा थी, अब ध्वनि ऊर्जा पे चलते। तो हमने जो ये हीट एनर्जी के बाद जियोथर्मल पढ़ा है, हालांकि वो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए कि एक प्रकार की और ऊर्जा होती है जो कि धरती की ही ऊर्जा होती है, उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा। When the vibration produced by an object travel through solid, liquid or gas, they produce sound। जब कंपन होता है, ठीक है, कंपन यानी कंपन किसी चीज में होता है, किसी वस्तु पे, और वो जब किसी ठोस वस्तु से, सॉलिड वस्तु से या कोई लिक्विड या गैस से टकराती है ना, वाइब्रेशन। जब किसी ठोस और लिक्विड या गैस वस्तु में कंपन होता है तो उससे एक प्रकार की आवाज़ निकलती है, ध्वनि प्रोड्यूस होती है, जिसको हम कहेंगे म्यूजिकल और साउंड एनर्जी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजिक सिस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ साउंड एनर्जी। जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, ये जो इन्होंने पिक्चर में क्या लिया, वायलिन, ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे म्यूजिक निकलता है, और म्यूजिक सिस्टम जो है,
वो साउंड एनर्जी के उदाहरण है। अच्छा, इसके बाद पीपीटी पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, उसी का एक प्रकार है। मैंने आपको पिछली पीपीटी में बायोमास एनर्जी बताया था। तो बायोमास एनर्जी क्या है? बायोमास होती है जैसे जो धरती पर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, है ना, लकड़ी है, पेड़ पौधे हैं, और गार्बेज है, या बहुत सारी गैसें हैं, मतलब कई प्रकार के टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए, टाइप्स ऑफ बायोमास, गार्बेज, क्रॉप्स यानी कि फसलें हैं, अल्कोहल, फ्यूल्स हैं जिसमें अल्कोहल होता है जैसे कि ग्रेप्स है, और लैंडफिल गैसेस हैं, और लकड़ी है। तो ये सब जो हैं एक प्रकार का बायोमास है। बायोमास इज अ नेम ऑफ मटेरियल, ऐसे मटेरियल का नाम है जो कि पौधों में और जानवरों में होता है। बायोमास कंटेंट्स स्टोर्ड एनर्जी, उनमें संग्रहित मतलब स्टोर रहती है, पहले से एनर्जी इकट्ठी रहती है। और वो एनर्जी आती कहाँ से है? दैट इज बिकॉज ऑब्जर्व plants absorb energy from the sun through the process of photosynthesis। अब आपने पिछली कक्षा में फोटोसिंथेसिस पढ़ा हो, कि जिसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिससे खाना बनता है पौधों का। तो उसके जरिए वो लोग जो है सन की हीट को लेकर के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं पेड़ पौधे। व्हेन बायोमास इज बर्न्ड, दिस स्टोर्ड एनर्जी इज रिलीज्ड एज हीट। जब ये बायोमास जलता है, ठीक है, जलना शुरू होता है, तो जो जो संग्रहित एनर्जी है, ऊर्जा है, वो हीट के तौर पे बाहर आ जाती है। Organic matter is burnt to generate heat, which can be used to create electricity by heating water to produce steam। अब जो ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? कार्बनिक, कार्बनिक पदार्थ, मैटर मतलब पदार्थ। ऑर्गेनिक मैटर इज बर्न, जब जलता है तो वो ऊष्मा उत्पन्न करता है, जनरेट करता है हीट को, विच कैन बी यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है ना, जिसको इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया जा सकता है। और भाप बनाने में, भाप बनाने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। द स्टीम मूव्स अ टर्बाइन बाय टर्निंग अ शाफ्ट। अब जो भाप है वो, भाप क्या करती है? तो जब कार्बनिक पदार्थ को जलाया जाता है तो उससे ऊष्मा निकलती है, और उस ऊष्मा से क्या बनती है? बिजली बनती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, भाप पैदा करने के लिए पानी को गर्म करके बिजली बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब ये जो, अब बिजली कैसे बनेगी? पानी को गर्म करेंगे तो स्टीम बनेगी। स्टीम क्या करती है? मूव्स अ टरबाइन, टरबाइन को चलाती है। अब वो बाय टर्निंग शाफ्ट, मतलब जब उसका जो शाफ्ट है वो चलता है तो उससे क्या होगी? टरबाइन चलती है, तो उससे क्या एक्टिवेट हो जाता है? जनरेटर एक्टिवेट हो जाता है। अब जो ये जनरेटर है जो एक्टिवेट होता है वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो भाप के जरिए जो शाफ्ट में जो टरबाइन है वो चलती है, उससे जनरेटर एक्टिवेट होता है और उससे बिजली बनती है। Biomass has in use since people first began burning wood to cook food and keep warm। बायोमास का कब से इस्तेमाल हो रहा है? जब लोगों ने लकड़ी को पहली बार जलाना शुरू किया गर्म करने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए, तब से बायोमास का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, अब वुड इज स्टिल द लार्जेस्ट बायोमास एनर्जी रिसोर्स टुडे। आजकल सबसे अच्छा जो संसाधन है वो है, सबसे बड़ा और अच्छा जो संसाधन है बायोमास का वो है लकड़ी। लकड़ी से हम एनर्जी उसको जलाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वुड इज स्टिल द लार्जेस्ट बायोमास एनर्जी रिसोर्स टुडे। अदर सोर्सेज इंक्लूड फूड क्रॉप्स, मतलब फसलें,
जो हम जैसे गेहूं है, चावल, इनकी फसलें, ग्रासी एंड वुडी प्लांट्स, रेसिड्यूज फ्रॉम द एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, ऑयल रिच algae and the organic component of municipal and industries wastage. तो इसका मतलब है अन्य स्रोतों में जैसे कि खाद्य फसलें हो गई, खाने की फसलें जो होती हैं, घास और लकड़ी के जो पौधे हैं, और फिर कृषि या जो मतलब खेती के जो अवशेष होते हैं, अवशेष मतलब जो जैसे खेती की जाती है तो उसका जो कुछ पदार्थ रह गए हैं खेतों में तो उसको कहेंगे अवशेष, और फिर तेल से भरे हुए जो शैवाल कहलाएंगे, ठीक है, या फिर नगर पालिका जो होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है, या फिर जो फैक्ट्रीज होती हैं उनसे कचरे से जो जैविक कचरे से क्या होता है, मतलब वो कुछ केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, तो इन सब का इस्तेमाल एज अ बायोमास होता है, ठीक है। यहाँ तक कि जो लैंडफिल से निकलने वाला धुआं है, जिसमें कि प्राकृतिक गैस में मुख्य घटक जैसे कि मीथेन होता है, ठीक है, oil rich algae and the organic component of municipal and industrial gases, even the fumes, मतलब जो तेल होता है, जो कि क्या होता है, लैंडफिल्स ऑयल होते हैं जिसको कहते हैं, उनसे निकलने वाला जो धुआं है ना, उनसे निकलने वाला धुआं जिसमें कि मीथेन गैस होती है, उसका भी इस्तेमाल बायोमास एनर्जी के तौर पे किया जाता है। तो मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ ये है इस पीपीटी में कि हम बायोमास क्या चीज़ है, बायोमास होता है एनिमल्स में और प्लांट्स में। अब वो किस किस तरह से उसका इस्तेमाल हो सकता है, तो बायोमास में जैसे आप पानी पानी को हीट करके उसकी भाप से टरबाइन चला के विद्युत बनाई जाती है। फिर बायोमास में जैसे कि जो फसलें हैं, फूड क्रॉप्स है, ग्रासी मतलब जो घास वाले प्लांट्स होते हैं, या फिर एग्रीकल्चर में जो अवशेष मिलते हैं, जो या फिर तेल है जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, ये सब, ठीक है, ये सब जो है एज अ बायोमास की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो बायोमास से भी एक एनर्जी होती है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, और दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, अब जो है इसके बाद ये एक टॉपिक जो हम सोलर एनर्जी हमने बुक में पढ़ा था, ठीक है, एक मिनट, बुक पर चलते हैं। देखिए, जो मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में सोलर एनर्जी पढ़ाया है, ये इसका आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको सोलर एनर्जी जो है, जो ये सोलर पैनल लगते हैं, तो ये सोलर पैनल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इससे सोलर जो हीट है वो इसको कैप्चर करता है, कैप्चर करने के बाद वो इसको क्या कहते हैं, विद्युत में चेंज कर देता है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, इसके लिए मैंने एक पीपीटी तैयार किया है। इसमें देखिए आप, ये टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का ही एक ये टाइप है सोलर एनर्जी, ठीक है। तो इसमें एक पिक्चर दिया हुआ है जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो पैनल्स हैं सोलर एनर्जी के वो काम करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। मतलब सूर्य की किरणों से जो ऊष्मा आती है उसको कैप्चर करके किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो हम समझ लेते हैं। तो पहले यहाँ पे चलते हैं। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी इज रेडिएंट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन दैट इज हार्नेस्ड यूजिंग अ रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। सौर ऊर्जा जिसको कहेंगे हिंदी में, वो एक तेज प्रकाश है या सूर्य से निकलने वाली गर्मी जिसको कहेंगे, जिसमें कई तकनीकियों का उपयोग करके उसका यूज़ किया जाता है। कई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो टेक्नोलॉजीज हैं, पहले तो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं विच कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो जो सेल होते हैं वो उनको सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदल देते हैं। सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी वेयर हीट फ्रॉम द सन इज यूज टू मेक हॉट वाटर टू स्टीम। यहाँ पर क्या होता है, हीट जो है वो सूर्य की जो हीट है उसको हॉट वाटर के मतलब पानी को गर्म करके उसकी भाप बनाई जाती है ना, स्टीम बनाई जाती है।
तो इससे भी हम एनर्जी ले सकते हैं। तीसरा है पैसिव सोलर हीटिंग, यानी कि पैसिव का मतलब है निष्क्रिय, मतलब एक तरह से डेड जिसको कहेंगे, निष्क्रिय हो जाना। तो पैसिव सोलर है निष्क्रिय सौर ऊर्जा, विच कैन बी एज सिंपल एज लेटिंग द सन शाइन थ्रू विंडोज द हीट द इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग, मतलब किसी बिल्डिंग के अंदर किसी विंडो पर सूर्य की किरणों का पड़ना, तो वो भी एक प्रकार से निष्क्रिय, जिसको कहेंगे पैसिव सोलर हीटिंग। तो इस प्रकार से सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल कई जगह पर हो सकता है ना। तो अब पैनल्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उसकी एक प्रोसेस है। पहला क्या होता है, सूर्य जब सूर्य की किरणें इस पैनल पर पड़ती हैं, सनलाइट फॉल्स ऑन द हाई कैपेसिटी सोलर पैनल्स ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स। सुबह के समय में जब सूर्य की किरणें हाई कैपेसिटी पैनल्स पर पड़ती हैं, the solar panels converts the sun's energy into direct current electricity which is sent to the inverter। तो क्या होता है, ये जो सोलर पैनल्स हैं वो क्या करते हैं, वो सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य में जो किरणों में ऊर्जा है, उसको सीधे डायरेक्ट करंट, जिसको कि हम डीसी कहते हैं, जो आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे डीसी एसी के बारे में, नॉट नाउ। तो उसका एक छोटा सा फॉर्म आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि सोलर पैनल काम कैसे करता है। तो उसको जो सोलर पैनल्स है वो डायरेक्ट एसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, विच इज सेंड टू इन्वर्टर। फिर उसको जो है इन्वर्टर पे भेजा जाता है। यहाँ से सोलर पैनल पर रेज आई, रेज को उसने डीसी में कन्वर्ट किया और उसके बाद वो गया इन्वर्टर पे। इन्वर्टर कन्वर्ट्स द डीसी करंट इनटू एसी करंट। अब इन्वर्टर का क्या काम है कि वो जो इसने डीसी करंट को रिसीव किया उसको उसने एसी करंट में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड कंडीशनिंग द पावर। इसको कभी कभी कंडीशनिंग पावर भी कहते हैं। तीसरा है कि ये जो है, जब ये थर्ड स्टेप में हुआ तो व्हाट हैपेंड, व्हेन द सोलर एनर्जी सिस्टम प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी देन इज नीडेड ड्यूरिंग peak sun hours, excess electricity is automatically sent to the utility company and electric meter actually runs backwards। कभी कभी क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती हैं, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा पीक पे होता है सन, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। जब सौर ऊर्जा प्रणाली जो है, जो ये सिस्टम है, इसमें पीक सन जब होता है तो उस समय, उस दौरान आवश्यकता से अधिक इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बनने लगती है। तो उस समय जो एक्स्ट्रा बिजली बनती है उसको वो ऑटोमेटिकली कंपनी को भेज दिया जाता है। और उससे क्या होता है, विद्युत का जो मीटर, उसमें एक मीटर लगा होता है यहाँ पर, ठीक है, ये मीटर बैकवर्ड, मतलब बैकवर्ड चलना शुरू हो जाता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर बिजली का उत्पादन हुआ जितनी की आवश्यकता नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली कंपनी को भेज देता है और ये जो मीटर है वो बैकवर्ड चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, चौथा यहाँ से, इसके बाद में ये इस पर ज़्यादा स्विच बोर्ड पे, सोलर एनर्जी सिस्टम प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी। अब जो ये सिस्टम है ये काफ़ी हाई क्वालिटी का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, देता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी दैट रिड्यूसेस द चांस ऑफ पावर फ्लक्चुएशंस दैट कुड डैमेज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो जो सोलर एनर्जी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है जिससे फ्लक्चुएशन के चांसेस कम हो जाते हैं। जिससे फ्लक्चुएशन होता है जैसे कि झिलमिल होना, जब लाइट जल बुझ होती है तो उसको कहते हैं लाइट का फ्लक्चुएट होना। तो लाइट फ्लक्चुएट होती है तो जो आपके इक्विपमेंट हैं इलेक्ट्रिक वो ख़राब हो सकते हैं। तो सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसकी वजह से ऐसे चांसेस कम हो जाते हैं कि फ्लक्चुएशन कम हो और जो इक्विपमेंट है वो ख़राब ना हो। पांचवा क्या होता है, यूटिलिटी पावर इज continuously provide at night and during the day when demand accelerates solar system। जो अब बिजली बनने के बाद में उसको जो है सप्लाई कर दिया जाता है जहाँ पर उनकी ज़रूरत है, दिन और रात के समय, ठीक है।
तो इस प्रकार से सोलर एनर्जी का सूर्य की किरणों से आने वाली जो हीट है, जो एनर्जी है, उसको हमने बिजली में बदल करके उसको फिर पावर सप्लाई यहाँ पर लोगों को किया जाता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट रह गया था सोलर एनर्जी का, जो कि हमने बुक में पढ़ा था, बट इसको डिटेल में कि हाउ इट वर्क्स तो वो हमने पढ़ा। नाउ लेट अस गो टू द बुक। तो पीपीटी इज ओवर। अब सोलर एनर्जी हो गया, ये हो गया। अब हम कहाँ पहुंचे हैं? ओके, सो दिस इज लास्ट पोर्शन ऑफ द बुक। एनर्जी चेंजेस इट फॉर्म्स, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब जो ऊर्जा है वो बदली जा सकती है, किसी भी फॉर्म में बदल जाती है। इट कैन बी नेदर क्रिएटेड, इसको ना तो कभी बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना कि नष्ट किया जा सकता है। ना ही कभी इसको बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बट इट कैन बी स्टोर, हाँ, इसको हम एक काम ये कर सकते हैं कि इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, संग्रहित करके रख सकते हैं। अ सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोर्ड केमिकल एनर्जी। जो सेल होते हैं, जो बैटरी जिसको हम कहते हैं, जो खिलौनों में लगती है, घड़ियों में लगती है, या अदर अप्लायंसेस में जो यूज़ होती है बैटरी, उसमें कौन सी एनर्जी होती है? उसमें केमिकल एनर्जी होती है, जो कि केमिकल के जरिए बनती है। ठीक है, तो वो भी एक स्टोरेज है। बैटरी क्या है? स्टोरेज ऑफ एनर्जी, जिसमें कि केमिकल एनर्जी डली होती है, उससे हमारी जो अप्लायंस हैं, इक्विपमेंट हैं, वो चलते हैं। अ सेल मेक्स अ टॉय कार मूव, सेल की वजह से जो हमारी कार है, खिलौने वाली कार, वो चल पाती है। इट ऑल्सो मेक्स अ क्लॉक और वॉच शो अप्स टाइम, मतलब हम जब घड़ी में सेल को लगाते हैं तो घड़ी चलना शुरू हो जाती है और वो हमें समय दिखाती है। So in this chapter, we have done till here law of conservation of energy, and we have also learned from PPT about the renewable energy. Okay, in our next video, we will learn non-renewable energy and oil, natural gas, nuclear, coal, and etc. is remaining part. So we will finish it in our next video. एंड अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए ओके, बाय।